तो स्टार्ट करते हैं। तो बार मैग्नेट में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे प्लस एम और माइनस एम भी आप कह सकते हो। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L के बराबर होता है ना। तो यदि आप इसे मैग्नेट मान लोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2km/r³ होगा, ऐसे करके मैग्नेट निकलेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो मैग्नेट होती है, ये तो r डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो km/r³ होगा, है ना। और किसी एंगल जनरल पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में भी होगा, B पैरेलल, और इस डायरेक्शन में भी होगा, B परपेंडिकुलर। तो वो मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। इसे m cos थीटा मान लेंगे और इसे m sin थीटा मान लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो m cos थीटा की वजह से 2km cos थीटा अपॉन r³ ऐसे हो जाएगा, और ये जो वाला परपेंडिकुलर वाला होगा ये वाला कंपोनेंट km sin थीटा अपॉन r³ हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। तो ये मैंने कल करा दिया था आप लोगों को। और मैंने आपको करंट कैरिंग लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दिया था, और सेम ऐसा बताया था जैसे कि अपन, हाँ, ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफार्मर रह गया है ना। ट्रांसफार्मर मैं बता दूंगा, आज ही बता दूंगा लास्ट के लेक्चर में। क्लियर है क्या बात? ट्रांसफार्मर रह गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 मिनट में हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर भी अभी मैं बता दूंगा आज ही। तो पहले मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। जो ये मैग्नेटिक बार होती है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल एक ही तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर जो ये -q और ये +q होता है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट q × 2L होता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, यदि हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे करके, तो इस पे फोर्स कितना लगता है भाई? अरे QE, और इधर कितना लगता है QE। और यदि एंगल थीटा है तो टॉर्क लगा, बता सकते हो ना इस पे टॉर्क कितना लगता है? P sin थीटा, या वेक्टर फॉर्म में P × E लगता है। क्लियर है क्या बात? साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो P.E होती है। सिमिलरली अब हम कंफाइन करेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें टॉर्क निकालना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले या मैग्नेटिक बार बोले, मैग्नेटिक बार। क्लियर है क्या बात? मैग्नेटिक बार, है ना, बात एक ही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो या मैग्नेट बार हो, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B, है ना, और हमने ऐसे रख दिया। ये मान लिया नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यानी कि ये -m और ये क्या है भाई? प्लस। और कितना एंगल बना रहा है? थीटा।
हाँ भाई, हमें क्या निकालना है, इस पे टॉर्क निकालना। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, देखो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क निकाला था उसी तरीके से आप मैग्नेटिक डाइपोल का टॉर्क भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था, है ना। तो ये क्या होता है, B अपॉन M। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E होता था, ऐसे ही M इंटू B होता है ना भाई, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है क्या बात? ये मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बात? कल मैंने डिफाइन किया था ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो M इंटू बी फोर्स इधर लगेगा, M इंटू बी फोर्स इधर लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा M इंटू बी थीटा। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस 12 है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी भाई, ये थीटा है। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो d है, इसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो d इज इक्वल टू 2l sin थीटा। और जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क कपल, जो एक फोर्स कपल बना रहे हैं, तो कपल का जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्स, बिटवीन पैरेलल फोर्स। ये दो फोर्स पैरेलल हैं, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d होगी, और फोर्स होगा mb, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी d, और d की वैल्यू 2l sin थीटा रख देंगे, साथ में b इंटू m इंटू 2l लिख के, और जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m इंटू 2l होता है। तो यहाँ पे bm sin थीटा लिख देंगे। क्लियर है क्या बात? देखो ध्यान से, तो जो टॉर्क होगा वो mb sin थीटा होता है। क्लियर है बात? इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, m क्रॉस b होगा, टॉर्क जो होगा वो m क्रॉस b होगा। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले कॉपी कर लो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं।
हाँ भाई ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से कॉपी कर लिया होगा आपने। तो उसी प्रकार से आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है और सवाल भी वैसे वैसे ही होंगे जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक डायपोल में थे। तो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, ये मैग्नेटिक टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप चाहे निकाल के देख सकते हो, यदि आपकी एक्सिस ये है, ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट यदि ये घूम रहा है तो भी टॉर्क कितना रहेगा। यदि आपकी एक्सिस ये है, ये, तो भी टॉर्क कितना ही रहेगा, और कोई सा भी पॉइंट है तो भी टॉर्क उतना ही रहेगा, है ना। तो ये है, क्लियर है क्या बात। तो टॉर्क कितना ही रहता है, ये सभी एक्सिस के अबाउट टॉर्क है सेम रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या बात। आप निकाल के भी देख सकते हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है वो सेम ही आता है। सही है भाई बात। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, है ना, ऐसे लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल placed in uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई मैग्नेटिक डायपोल रखा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अरे वैसे ही होगी जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की है। तो अपन जो है याद करने का काम करते हैं। अब हम इसे ड्राइव नहीं कर रहे, ये तो प्लस एम है माइनस एम है। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो m इंटू 2l होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई वो माइनस m डॉट b होगी। यह है मैग्नेटिक फील्ड, यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी कि माइनस md cos थीटा। व्हाट इज थीटा? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन m vector and b vector। दिस इज द potential energy of electric magnetic dipole moment। Potential energy of magnetic dipole moment। हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जिस तरीके से आपने मैग्नेटिक मोमेंट को, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को घुमाने में वर्क निकाला था, तो वर्क भी हम निकाल सकते हैं। हाँ भाई, बताना जरा। मैग्नेटिक वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप किसी डाइपोल को ऐसे ऐसे घुमाते हो, यूं करके, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना होता है, यू हैव टू फाइंड द वर्क।
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और अभी हमारा डाइपोल मोमेंट थीटा आई एंगल बना रहा था, सही है बात। अब हमने इसे क्या करा, हमने इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करके, है ना, ऐसे रोटेट कर दिया यूं करके, तो अब ये थीटा फाई एंगल बना रहा है। पहले कितना था, थीटा आई, अब कितना है, थीटा एफ। क्लियर है क्या बात। तो वर्क निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वर्क ऐसे। दिस इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज प्लस एम माइनस एम। पहले ऐसी कंडीशन थी और हमने ऐसे घुमाया या कैसे भी घुमाया, तो यानी पहले थीटा आई था एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब कितना हो गया, फाइनल एंगल हो गया एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन आपको फाइंड करना है। वर्क डन मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क, ये निकालना। इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे था, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे यू। सही है भाई। तो कैसे करेंगे बताओ। हाँ भाई, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है क्या बात, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यदि आपको कंजर्वेटिव फोर्स में एक्सटर्नल वर्क निकालना है तो जो वर्क होगा वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से। क्लियर है क्या बात। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आप कर देंगे, देन यू विल फाइंड द वर्क डन। है ना भाई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसमें बता सकते हैं, यहाँ पे यू आई थी माइनस एम बी कॉस थीटा आई, यू फाइनल कितनी थी माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल। सेम लॉजिक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी लगा सकते हो, सेम है। तो माइनस एम बी कॉस थीटा एफ माइनस एम बी कॉस थीटा आई, तो एम बी कॉमन लेके कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। तो दिस द एक्सटर्नल वर्क डन। क्लियर है क्या। अगर जो आपको फील्ड के द्वारा वर्क निकालना है तो क्या करोगे, इसे माइनस फील्ड कर देना। वैसे तो वो एक्सटर्नली पूछता है अधिकतर केस में, ऐसे किताबों में ऐसे लिखा रहता है एम बी कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू रोटेट करने में लगा वर्क। क्लियर है क्या बात। थीटा वन माइनस थीटा टू,
ठीक है बेटा, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके, तो ये साइन, तो सेम। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट की तरह बता देता हूं आपको, है ना, कि ये ऐसे है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, क्लियर है बात, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और इसमें एक मैग्नेटिक बार रखी हुई है, ये प्लस है ये माइनस है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m है। क्लियर है बात, तो थीटा कितना हो गया भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड d है, थीटा हो गया 0, यानी इनिशियल थीटा या थीटा 1 कितना हो गया 0, है ना। लिखो फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक बार फ्रॉम, कौन सी पोजीशन है ये, अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैग्नेटिक बार फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2, है ना, फ्रॉम थीटा 2 कहां तक, अरे फर्स्ट थीटा 2 90 डिग्री, थीटा 2 180 में घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री और 180 डिग्री तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। हाँ भाई बताना जरा, फॉर्मूला तो यही है, एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा, है ना। तो फर्स्ट में थीटा 1 कितना है 0 और थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, तो एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा mb cos 0 माइनस cos 90, तो ये तो हो गया 0, तो ये जाएगा m into दिस इज एक्सटर्नल वर्क। क्लियर है क्या बात। सेकंड पार्ट होगा mb, इसमें थीटा 1 तो 0 है और 2 थीटा 2 180 डिग्री है ना भाई, तो cos 0 माइनस cos 180, तो ये हो जाएगा mb 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2m, तो 2mb वर्क you have to do।
ठीक है भाई। हाँ भाई, तो ये तो बात। अब इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन और बता देता हूं मैं, है ना। तो आप तो निकाल ही दोगे फॉर्मूले से, है ना भाई, कितना वर्क। जैसे मान लिया एक काम सुनना, फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल और बताता हूं, है ना। ए मैग्नेटिक बार, मैग्नेटिक ए मैग्नेट of magnetic moment capital M is placed perpendicular to uniform magnetic field B, सही है, to uniform magnetic field B. Find the work done in rotating the magnetic bar such that it makes, in rotating the magnetic bar by angle 30 degree, in the direction of the magnetic field. बता देना जरा आंसर। y angle 30 degree in the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। mv/2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, हाँ सही है ना। देखो मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, पहले मैग्नेटिक बार ऐसे रखा था, अब हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो रोटेट करके जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो ऐसी रहेगी, आपने इसे इस स्थिति से रोटेट करके ऐसे रोटेट करा है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो आपको वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है mb cos θ1 minus cos θ। What is θ1? θ1 is the angle made by magnetic moment with magnetic field। तो इसमें θ1 कितना आया भाई, 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट θ2, ये है मैग्नेटिक मोमेंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल जो आएगा इसमें वो आएगा 60 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा cos 90 और माइनस ये हो जाएगा cos 60। तो आंसर आ गया बेटा इसका 0 माइनस 1/2। तो एक्सटर्नल वर्क जो होगा माइनस mv/2 हो जाएगा, माइनस आएगा बेटा एक, ठीक है ना। यानी कि वर्क ऑब्टेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। वर्क मिलेगा, ऑब्टेन होगा, है ना। एंड पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है अभी।
हाँ भाई, हो गया क्या बच्चों? हाँ वेरी गुड। तो ये है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है ना, थोड़ा सा आप समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा? देखो, अब जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा पढ़ा था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यह है मैग्नेटिक फील्ड और यह है मैग्नेटिक बार, ये प्लस एम और ये माइनस एम। थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो मैग्नेटिक बार होती है वो प्लस एम और माइनस एम, वो इस टाइप से होता है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। और इसके लिए थीटा जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये होता है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या बात? देखो ध्यान से, स्टेबल का मतलब ये होता है कि यदि आपने इसे थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट किया, क्लियर है? तो इधर लगेगा एमबी और इधर लगेगा एमबी और ये थीटा घुमाया तो क्या हो जाएगा? ऐसे घुमाओगे ऐसे ही हो जाएगा। सही है बात? इट विल ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन इस केस में अगर जो आपने थोड़ा सा इसे रोटेट किया ऐसे करके, यूं करके, सही ना? पहले तो आपने इसे, ये तो ऐसे ही एज इट इज हो जाएगा। यदि आपने इसे रोटेट किया तो एमबी यहां लगेगा और एमबी यहां लगेगा। तो क्या करेगा? ये इसे पूरा रोटेट कर देगा। समझ में बात? It will not come in its original position। ये क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब M और B के बीच एंगल कितना हो? 0 डिग्री। M और B के बीच एंगल कितना हो? 180 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपको मालूम होगा, है ना भाई? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको मालूम होगा। मैंने बता दिया फिर से, नहीं पता तो थीटा 0 होता है स्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए 180 होता है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो माइनस एम बी कॉस 0 यानी कि माइनस एम बी होगी। सही है बात? और इसमें जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल में, वो माइनस एम बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1, माइनस एम बी -1 यानी कि एम बी हो जाएगी। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है क्या बात? हाँ भाई, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। एक और सर एक। हाँ सर, सर मार्क करेंगे। हाँ मार्क कर देता तो सर एक दूर डाल देना है अब इसमें ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें आप मेरे को वर्क भी क्वेश्चन भी कर सकते हो। लिखो फाइंड द वर्क डन बाय फर्स्ट फील्ड, सेकेंड वर्क डन बाय फील्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating a magnetic bar of magnetic moment m from stable equilibrium to unstable equilibrium, स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको वर्क फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन बाय फील्ड, सेकंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या बात? फर्स्ट में -2 MB एंड सेकंड में 2 MB। वेरी गुड, है ना? तो स्टेबल और अनस्टेबल तो हमें पता ही है। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल। ये मतलब बोर्ड में भी आया हुआ सवाल है, बोर्ड का, यूपी सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, बोर्ड लेवल का सवाल है। ये बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाया था तो मेरे दिमाग में आ गया कि आपको भी पढ़ा दूं, है ना? तो क्या होगा सॉल्यूशन? स्टेबल से अनस्टेबल में, स्टेबल से अनस्टेबल में आपको घुमाना है। तो स्टेबल में θ1 कितना होता है? 0, है ना? कहां गया स्टेबल। और अनस्टेबल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो बस तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? mb cos थीटा। ये सेम चीजें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी लगा देना। बस यहां पे
PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी प्लस माइनस की। थीटा 2 MB cos 0 cos 180 cos 180 MB 1 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 2 MB। दिस इज एक्सटर्नल वर्क। क्लियर है क्या बात? अच्छा, वो माइनस वर्क डन बाय फील्ड लिखना होता है, तो वर्क डन बाय फील्ड जो होगा माइनस 2 MB के इक्वल हो। क्लियर है क्या बात? ये है माइनस 2 MB के इक्वल हो जाएगा। कर लो फटाफट कॉपी। बेटा मैसेज कर दिया करो जब कॉपी कर दो। डन सर, या बोल ही दिया करो बेटा, है ना? वेरी गुड। अब तो इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बच्चे भी कम हो गए, पता नहीं बच्चे कहाँ भाग गए, नहीं समझ में नहीं आता होगा, इस वजह से भाग गए। लेकिन बेटा मेहनत करो, भागने से काम नहीं चलता। नहीं, ये है लो। हाँ भाई लिख लेना बेटा, लिखो लिखो। ए बार मैग्नेट इज लाइन along uniform magnetic field. It is rotated by 30 degree and work required for this is 10 joule. Determine torque required to keep magnet stationary at 30. The bar magnet is lying along uniform magnetic field. It is rotated by 30 degree and work required for this is 10 joule. Determine torque required to keep magnet stationary at 30 degree. A bar magnet is lying down uniform magnet rotated by 30 degree. हाँ भाई, तो पहले जो है बार मैग्नेट जो है ये ऐसे है, क्लियर है क्या बात? और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस है, ठीक है बेटा? अब इसे हमने 30 डिग्री से रोटेट किया,
यूं करके, तो जो वर्क है वो कितना लगा, mb cos θ1 cos θ2। हेलो, जी नमस्कार भाई साहब। नहीं एक्चुअली इसके नंबर आने चाहिए इस बार 550 चाहिए। आ जाओ आ जाना, ठीक है सर। ओ हाँ भाई, तो इसमें कितना होगा, वर्क दे रखा है 10 जूल, mb cos 0 माइनस cos 30, इतना हो गया ना। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई, tan इज इक्वल टू mb 1 माइनस cos 30, ऐसे। क्लियर है बात। दूसरी बात, mb 1 tan इज इक्वल टू mb 1 माइनस cos 30 और डिटरमाइन टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप मैग्नेटिक स्टेशनरी। तो जैसे अब यहां पर मैग्नेट है ऐसे, तो इस पे एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा, किस मैग्नेट टॉर्क लगाएगी ऐसे करके, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड घुमाने की कोशिश करेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा आपको, mb sin 30 टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा बेटा, mb into 1/2 इतना टॉर्क लगाना। और mb की वैल्यू कितनी आएगी, mb की वैल्यू यहां से आएगी 10/1 माइनस √3/2। तो कितना आएगा भाई, 22 माइनस √3। तो ये हो जाएगा 20/2 माइनस √3 into 1/2, 10 माइनस 2√3। क्लियर है क्या बात, क्लियर है। न्यूटन मीटर। सॉरी बच्चों, वो 2-3 फोन आ गए, आज टाइम खराब हो गया काफी। तो इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा बेटा आपको स्टेशनरी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसे घुमाने की कोशिश करेगी ऐसे, तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा ऐसे बाहर की तरफ। मैग्नेट का टॉर्क होगा यूं, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क यूं, तो आपको अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी आप इसे स्टेशनरी रख पाओगे। मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं, यू फाइंड द extension in the spring
फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग having ये फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ये पे क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये के है और यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये यहां पे हिंज है, दिस इज हिंज। तो यू हैव टू फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपको एक्सटेंशन निकालना है। बात समझ में आई? सही है भाई? ये तो कैसे करें? यू करके, है ना भाई? तो जो मैंने बताया था टॉर्क, यदि देखो यहां ध्यान से, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे आपने एक रॉड रखी हुई है, अच्छा ये मैंने आपको 60 डिग्री नहीं दिया एंगल, ये 60 डिग्री ऐसे है एंगल, सही है बात? ये मैग्नेट रखी हुई है, आप ऐसे मैग्नेट रखी हुई है, तो ठीक है बात? ये तो यदि आप इसके साथ ऐसे हिंज कर दोगे यूं यहां पे, तो जो इस पे टॉर्क लगेगा ना बेटा, टॉर्क कितना टॉर्क लगेगा? वो mb sin थीटा ही लगेगा और थीटा ये होगा, इट वुड बी थीटा, mb sin थीटा ही लगेगा। क्लियर है क्या बात? mb sin थीटा। टॉर्क जो है वो एक्सिस पे निर्भर नहीं करता, मैंने आपको लिखाया था, यहां के अबाउट निकालो, यहां के अबाउट निकालो, मैग्नेटिक टॉर्क mb sin थीटा ही रहेगा। तो जब ये टॉर्क ऐसे लगेगा तो इसका स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो Fx = kx फोर्स लगेगा। तो इस ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ये टॉर्क देगा इधर को और मैग्नेटिक टॉर्क देगा इधर को, आई बात समझ में? ऐसे करके, और ये देगा ऐसे करके, सही है? तो कैसे करेंगे? अच्छा ये लेंथ दे रखी है L, ये लेंथ B दी हुई है क्वेश्चन में और मैग्नेटिक मोमेंट तो है ही सही, ये L दे रखी है, सही है भाई बात? और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा तो यहां पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा वो mb sin 30 यानी कि mb/2 होगा, और जो स्प्रिंग का टॉर्क होगा, स्प्रिंग का टॉर्क होगा वो kx मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, तो kx इंटू कितना होगा? kx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा, kx इंटू L इंटू sin 30। क्लियर है क्या बात? kx L upon 1/2, दिस इज द टॉर्क ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा? mv/2, और ये ही स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेट टॉर्क को जीरो करना है,
तो यानी mv बाय 2 जो होगा वो kxl बाय 2 के बराबर होगा, और 2 से 2 काट देंगे तो mv अपॉन k इंटू l आ जाएगा। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? अरे कॉपी कर लेना तो बोल देना ढंग से। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। चलो इस क्वेश्चन के बाद में ट्रांसफार्मर करवा रहा हूं, ये बात मैं भूल गया था, है ना। ट्रांसफार्मर का मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, ट्रांसफार्मर में बता भी देता हूं आपको, है ना। सही बात है, ट्रांसफार्मर करा देता हूं। देखो लिख लो बेटा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लिखो, ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बहुत ही छोटी सी थ्योरी है। ट्रांसफार्मर में ये कोर होती है, कोर ऐसे करके, और ये लैमिनेटेड कोर होती है। लैमिनेटेड का मतलब होता है जो स्ट्रिप 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 करके मिला करके बनाते हैं, और उसकी हेल्प से ही मैं दिखा देता हूं आपको, जब ही आपको समझ में आएगा, है ना। देखो जरा ध्यान से, ट्रांसफार्मर ऐसे करके होता है, ये देख लो आपको, ऐसा भी ऐसे होता है ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर होती है, इधर प्राइमरी बाइंडिंग होती है और इधर सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग, और इसे बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। क्लियर है क्या बात? मैं इसके नोट्स भी आपको भेज दूंगा, यदि आप मेरे को व्हाट्सएप मिलके हाई करोगे तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा इसका। तो प्राइमरी बाइंडिंग में इनपुट करंट भेजते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे लोड लगा देते हैं, और यहाँ पे जो आता है आउटपुट, भी आउटपुट आता है। यहाँ पे तो इनपुट वोल्टेज देते हैं और यहाँ आउटपुट वोल्टेज आता है से प्राइम। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं एनपी, इसमें नंबर ऑफ टर्न होते हैं एनएस, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। इसमें जो करंट जाएगी आईपी और इसमें जो करंट जाएगी वो आईएस जाएगी। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें एक कॉइल में या वाइंडिंग में करंट फ्लो कराता हूं तो यहां पे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आ जाएगी? ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्लियर है क्या बात? लेकिन ये जो कोर होती है, कोर, इसका काम क्या होता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मोड़ देती है। क्या कर देती है? मैग्नेटिक फ्लक्स को मोड़ देती है। तो मोड़ करके क्या होता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से यूं जाकर के ऐसे इस कॉइल से लिंक हो जाती है। अगर जो आप खाली कॉइल को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएंगे, उधर से चली जाएंगी। लेकिन यदि आप इसे कोर पे बाइंड करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड उधर नहीं जाएंगी, बल्कि ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि आयरन। क्लियर है क्या बात? आयरन कोर होती है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर ऐसे बांध के रिटेन करके रखती है। तो ये तो इसका कोर का फायदा है। तो जितनी फ्लक्स यहां पे होगी उतनी ही फ्लक्स सेकेंडरी बाइंडिंग से भी लिंक होगी। आएगा आप समझ में? तो यदि यहां पे इनपुट वोल्टेज आपने वीआईपी लगाया है ना, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है बेटा? इंड्यूस ईएमएफ होगा जो इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा माइनस एनपी इंटू d∅dt। ये फ्लक्स कितनी है? फाइव। कितनी फ्लक्स है? फाइव। इसमें भी फ्लक्स कितनी है? फाइव। ये हो गया। अगर जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी मान लें आउटपुट, या Vp4 प्राइमरी मान लें, यहां पे S4 सेकेंडरी मान लें, यहां पे Vs मान लेते हैं, यहां पे Vp मान लेते हैं। थ्योरी आपको किताब में सब जगह मिल जाएगी, माइनस ns इंटू d∅dt। किस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों कॉइल से लिंक सेम होता है, यानी कि Vp अपॉन Np माइनस d∅dt और Vs अपॉन Ns इज इक्वल टू d∅ अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 2, दोनों बराबर हैं, तो कितना होगा? Vp अपॉन Np इज इक्वल टू Vs अपॉन Ns। तो सेकेंडरी वोल्टेज की बाइंडिंग Ns अपॉन Np। क्लियर है क्या बात? ये बात है। तो यदि आप इनपुट बाइंडिंग में वोल्टेज प्राइमरी या इनपुट दोगे तो सेकेंडरी बाइंडिंग में वोल्टेज इतना होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, यदि सेकेंडरी बाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी बाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा है तो Ns जो होगा Np से बड़ा है, तो Ns अपॉन Np जो होगा इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो इट इज ग्रेटर देन 1। तो Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू क्या है? Ns अपॉन Np एंड इट इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई? Vs इज ग्रेटर देन Vp, यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग का वोल्टेज प्राइमरी बाइंडिंग के वोल्टेज से ज्यादा है। तो यहां यदि आप इसे कम वोल्टेज दोगे तो यहां पे ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ रही है? नहीं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसे बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या मैं इसे साफ कर दूं? इसका फोटो खींच सकते हो आप? फोटो खींच लो बेटा इसका, है ना। किताबों में तो देखो लिखा ही है, तुम्हें समझ में आ जाएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन। कोई बता सकता है स्टेप डाउन क्या होगा? अरे स्टेप डाउन के लिए सेकंड में इफ Ns is less than Np तो Vs upon Vp is equal to Ns upon Np, तो it is less than 1।
तो सेकेंडरी वोल्टेज का सेकेंडरी वाइंडिंग के आउटपुट वोल्टेज प्राइमरी से कम होगा, तो इसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है के बाद ये है। अब अच्छा ध्यान से सुनो, अब हम इनपुट पावर की बात करते हैं। इनपुट पावर जो होगी वो Vp इंटू Ip के बराबर होगी, और यहाँ पे जो आउटपुट पावर होगी वो Vs इंटू Is के बराबर होगी। क्लियर है के बाद इनपुट और आउटपुट पावर, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, इफ नो पावर लॉस यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों क्या है, इक्वल है। तो इनपुट पावर क्या है, Vp इंटू Ip, और आउटपुट पावर होगी Vs इंटू Is। तो Vp अपॉन ऐसे लिख देंगे, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ip अपॉन Is। लेकिन Vs अपॉन Vp क्या होता है, ये होता है Ns अपॉन Np। तो ये रिलेशन है और इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि वो आपको Np दे देगा 10, 100 दे देगा, और Ns दे देगा 2000, साथ में इनपुट वोल्टेज दे देगा 10 वोल्ट। तो वो पूछेगा आउटपुट वोल्टेज बताओ। अरे जल्दी तो नहीं करा रहा, Np दे देगा, Ns दे देगा, इनपुट वोल्टेज दे देगा, आउटपुट पूछेगा। तो लगा देना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। करंट के लिए पूछे तो ये लगा देना ऐसे। यही सवाल आता है बेटा। हाँ बेटा बताओ। अभी ये भी पढ़ रहे हैं, खोल दे है? नहीं आपकी तो बाहर है। सही है बेटा, ये है। तो इसका फोटो ले लो आप, तो आपको यही मिलेगा, है ना। मतलब आपकी नोट्स में आप किसी भी किताब से पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा। इसमें बस एक बात ये पूछी जाती है कि जो कोर होती है इसकी क्या एडवांटेज है ना। कोर का क्या एडवांटेज है, एक तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर बांधे रखता है। दूसरी बात, ये एडी करंट को लॉस रिड्यूस करता है, एडी करंट का लॉस रिड्यूस करता है इस मैग्नेटिक कोर की, है ना। और फ्लक्स को रिटेन रखता है, रिटेन द फ्लक्स, रिटेन द फ्लक्स, ये है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है फिर।